नमस्ते। अगर आपने इस प्लेलिस्ट के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि आप इस हिस्से को बेहतर ढंग से समझ सकें। आज हम द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आदत बदलने के तरीके, प्रेरणा और प्रोत्साहन के बारे में। आदतों में बदलाव कैसे लाएं? सबसे पहले प्रेरणा का होना जरूरी है। प्रेरणा ही वो ऊर्जा है जो हमें अपनी आदतें सुधारने के लिए प्रेरित करती है। आदत में बदलाव करना आसान नहीं है, लेकिन सही प्रेरणा और इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। प्रेरणा के बाद आता है प्रोत्साहन, यानी वह अंदरूनी शक्ति जो हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ अगर हमारे पास सही वातावरण और समर्थन हो तो हम अपनी आदतें तेजी से और बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। तो चलिए अब इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। आइए इस अध्याय के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर दुर्भाग्य से सिर्फ इतना काफी नहीं है। एक सफल संस्थान चलाने का अर्थ सिर्फ शक्ति का संतुलित बंटवारा करना भर नहीं है। एक संस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि उसके लीडर्स अपने अंदर ऐसी आदतें विकसित करें जिनसे संस्था के अंदर एक सच्ची और संतुलित शांति स्थापित हो। इसके साथ ही विरोधाभासी ढंग से यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि नेतृत्व करने का अधिकार किसके पास है। 347 वर्षीय फिलिप ब्रिकेल लंदन की भूमिगत परिवहन सेवा लंदन अंडरग्राउंड के कर्मचारी थे। नवंबर 1987 की एक शाम को वे किंग्स क्रॉस सबवे स्टेशन के गुफानुमा मुख्य हॉल के अंदर काम में व्यस्त थे। एक यात्री जो अपने लिए टिकट खरीदने आया था, उसने फिलिप को बताया कि उसने पास ही लगे एक एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ियों के निचले हिस्से में एक जलता हुआ रूमाल देखा है। किंग्स क्रॉस लंदन का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे व्यस्त सबवे स्टेशन है। ये ढेर सारे एस्केलेटरों, स्वचालित सीढ़ियां, गलियारों और सुरंगों की भूल भुलैया जैसा है। इनमें से कुछ गलियारे और सुरंगें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इस स्टेशन के एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ियां न सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि ये बरसों पुराने हैं। इनमें से कई एस्केलेटर लकड़ी के पट्टों और रबर के हैंडलों से निर्मित किए गए हैं। दशकों पहले भी लंदन में एस्केलेटर इन्हीं चीजों से बनाए जाते थे। इनमें से कुछ एस्केलेटर जमीन से 5 मंजिल अंदर तक जाते हैं। किंग्स क्रॉस की 6 अलग अलग रेल लाइनों से हर रोज करीब 2.5 लाख यात्री गुजरते हैं। शाम को जब स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है, उस समय यहाँ टिकटिंग हॉल में इतने लोग होते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। स्टेशन की छत इतनी बार रंगी जा चुकी है कि उसका मूल रंग अब किसी को याद नहीं है। इसी छत के नीचे सैकड़ों यात्री हर शाम टिकट लेने की जद्दोजहद में लगे होते हैं। फिलिप ब्रिकेल को उस यात्री ने बताया कि चलता हुआ रूमाल जिस एस्केलेटर के निचले हिस्से में पड़ा है, वह स्टेशन का सबसे बड़ा एस्केलेटर है जो पिकाडिली लाइन की ओर बना हुआ है। ये जानकारी मिलते ही ब्रिकेल फौरन अपनी सीट से उठे और उसी एस्केलेटर से नीचे उतरकर जलते हुए रूमाल के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने एक पत्रिका लेकर उसे गोल गोल मोड़ा और उससे पीटते हुए आग को बुझा दिया। इसके बाद वे अपनी सीट पर वापस लौट आए। ब्रिकेल ने इससे आगे कोई जांच नहीं की। उन्होंने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि जलता हुआ रूमाल वहां पर कहां से आया। उन्होंने न तो किसी सहकर्मी को इसके बारे में बताया और न ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग विभाग था। ब्रिकेल अच्छी तरह जानते थे कि आग बुझाना उनका काम नहीं था, और अगर उन्होंने इस पर ज्यादा जोर दिया तो इसे दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल देने की तरह भी देखा जा सकता है। अगर उन्होंने यह पता भी कर लिया होता कि जलता रूमाल स्टेशन के अंदर कैसे आया, तब भी उन्हें यह नहीं पता था कि इस सूचना का उन्हें क्या करना चाहिए। लंदन अंडरग्राउंड के स्टेशनों में किसी भी विभाग को कोई जानकारी पहुंचाना एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि जब तक आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधी अनुमति न ली हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लंदन अंडरग्राउंड के रूटीन, तयशुदा आदतें हर कर्मचारी को मालूम थे, जिनके अनुसार आप किसी भी स्थिति में एक स्टेशन के अंदर ऊंची आवाज में इस बात की घोषणा नहीं कर सकते कि स्टेशन के अंदर कहीं आग लगी हुई है, क्योंकि इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी होने का खतरा था। लंदन अंडरग्राउंड को एक ऐसी सैद्धांतिक नियम पुस्तिका की मदद से संचालित किया जाता था जिसे कभी किसी ने देखा
या पढ़ा नहीं था। वास्तविकता ये थी कि ऐसी कोई सैद्धांतिक नियम पुस्तिका थी ही नहीं, बस कुछ अलिखित नियम थे और हर कर्मचारी की जिंदगी उन्हीं नियमों के आधार पर चलती थी। पिछले कई दशकों से लंदन अंडरग्राउंड को 4 अलग अलग शक्ति केंद्र चला रहे थे: चीफ ऑफ सिविल, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन चारों विभागों में ऐसे बॉस और अधिकारी पदस्थ थे जो ईर्ष्यापूर्ण ढंग से अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बचाने में लगे रहते थे। सारी अंडरग्राउंड ट्रेनें समय पर इसलिए चल पाती थीं क्योंकि लंदन अंडरग्राउंड के 90,000 कर्मचारी एक ऐसी नाजुक व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे थे जो सारे यात्रियों और ट्रेनों को दिन भर मात्र कुछ दर्जन लोगों के भरोसे लाने ले जाने का काम कर रही थी। पर व्यवस्था के साथ इस तरह सहयोग करना चारों विभागों और उनके प्रभारियों के बीच शक्ति के संतुलन पर निर्भर था। वे खुद ऐसी हजारों आदतों पर निर्भर थे जिन पर उनके कर्मचारी भी दृढ़ थे। इन आदतों से चारों शक्ति केंद्रों और उनके अधिकारियों के बीच कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने वाले समझौते संभव हुए। इन समझौतों से ही ऐसी नीतियां उभरी जो दरअसल ब्रिकेल को यह निर्देश दे रही थीं कि आग बुझाना तुम्हारा काम नहीं है। अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे के काम में दखल मत दो। इस मामले की छानबीन करने वाले एक जांचकर्ता ने बाद में कहा, ऐसा नहीं है कि इन नीतियों के कारण केवल ब्रिकेल के स्तर के कर्मचारी ही स्वयं को कोई नया कदम उठाने से रोकते हों। सबसे उच्च स्तर पर कार्यरत संस्थान का कोई निर्देशक भी शायद ही अपनी सीमा से निकलकर कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाए जो किसी अन्य निर्देशक के कार्यक्षेत्र से जुड़ी हो। इसीलिए इंजीनियरिंग निर्देशक ने इस बारे में विचार तक नहीं किया कि संचालक स्टाफ आग से बचाव और आपातकाल में यात्रियों को वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान में ले जाने की प्रक्रिया जैसी चीजों में प्रशिक्षित है या नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि यह जिम्मेदारी संचालन निर्देशालय की है। शायद इसी कारण से ब्रिकेल ने जलते हुए रूमाल के बारे में किसी को बताया। कोई और स्थिति होती तो शायद यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पर इस मामले कुछ नहीं में जलता हुआ रूमाल दरअसल एक चेतावनी था, क्योंकि ईंधन के भंडारण क्षेत्र से, जो आसानी से दिखाई भी नहीं देता था, थोड़ा सा ईंधन बहकर बाहर निकल गया था, जिसके कारण उस रूमाल ने आग पकड़ ली थी। इससे पता चलता है कि कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने वाले समझौते भले ही कितने भी संतुलित हों, पर अगर ये समझौते सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर न किए गए हों तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्रिकेल के अपनी सीट पर वापस लौटने के करीब 15 मिनट बाद एक अन्य यात्री जब पिकाडेली लाइन वाले उस एस्केलेटर पर चढ़ा तो उसने गौर किया कि एस्केलेटर के निचले हिस्से से धुआं उठ रहा है। उसने तुरंत एक कर्मचारी को इसकी सूचना दी। आखिरकार किंग्स क्रॉस स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी क्रिस्टोफर हायस जांच करने निकले। एक अन्य यात्री ने जैसे ही एस्केलेटर के नीचे धुआं देखा तो उसने फौरन इमरजेंसी बटन दबाया और अन्य यात्रियों की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि सबको अपनी जान बचाने के लिए फौरन स्टेशन से बाहर निकल जाना चाहिए। एक पुलिस वाले ने गौर किया कि एस्केलेटर की सुरंग से धुआं निकल रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां से आग की लपटें निकलकर एस्केलेटर तक आ रही थी। इसके बावजूद सुरक्षा अधिकारी क्रिस्टोफर हायस ने लंदन शहर के अग्निशमन विभाग को खबर नहीं की। उनकी नजर आग की लपटों तक नहीं पहुंची थी और लंदन अंडरग्राउंड का एक और अलिखित नियम यह था कि जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक अग्निशमन विभाग से संपर्क नहीं करना चाहिए। हालांकि जिस पुलिस वाले ने धुएं का गुब्बार देखा था उसने स्थिति को समझते हुए फौरन मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, पर भूमिगत होने के कारण उसके रेडियो को सिग्नल नहीं मिल रहे थे। वह रेडियो लेकर फौरन एक लंबी सीढ़ी चढ़ता हुआ बाहर गया और अपने वरिष्ठों को इस घटना की जानकारी दी। उसके वरिष्ठों ने आखिरकार अग्निशमन विभाग को सूचना दे दी। ब्रिकेल को जलते हुए रूमाल की सूचना मिलने के 20 मिनट बाद शाम के 7:36 पर अग्निशमन विभाग के पास एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि किंग्स क्रॉस के एक छोटे से हिस्से में आग की लपटें देखी गई हैं। जब वह पुलिस वाला स्टेशन के ठीक बाहर खड़े होकर रेडियो पर अपने वरिष्ठों से बात कर रहा था, उसी समय स्टेशन से यात्रियों की भीड़ का एक रेला स्टेशन के अंदर सुरंग की ओर जा रहा था। ये सारे यात्री अगली ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे ताकि फटाफट घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ समय बिता सके। कुछ ही मिनटों में उनमें से कई यात्रियों की मौत की संभावना बन रही थी।
7:36 पर एक अंडरग्राउंड वर्कर ने पिकाडेली लाइन के उस एस्केलेटर की ओर यात्रियों का प्रवेश बंद कर दिया। एक अन्य कर्मचारी ने यात्रियों को दूसरी सीढ़ियों की ओर भेजना शुरू कर दिया। स्टेशन पर हर कुछ मिनटों के अंतर पर कई ट्रेनें आकर रुक रही थी। जिन प्लेटफॉर्म्स पर यात्री उतर रहे थे वहां भारी भीड़ थी। एक सकरी सीढ़ी के पास इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी कि यात्रियों का निकलना मुश्किल होने लगा। सुरक्षा अधिकारी हाईएस एक गलियारे में गए जो पिकाडेली एस्केलेटर के मशीन रूम की ओर जाता था। वहां काफी अंधेरा था। उसी मशीन रूम में एस्केलेटर में आग लगने की स्थिति में पानी की बौछार शुरू करने वाले कंट्रोलर लगे थे। सालों पहले जब एक अन्य स्टेशन पर आग लगी थी, उसके बाद ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं जिनमें स्टेशनों में अचानक आग लगने के खतरे गिनाए गए थे। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये कंट्रोलर किंग्स क्रॉस स्टेशन में भी लगा दिए गए थे। करीब 2 दर्जन से भी अधिक अध्ययनों से यह बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी कि लंदन अंडरग्राउंड अचानक आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इन अध्ययनों से यह भी पता चला कि स्टाफ को हर प्लेटफॉर्म पर लगे आग बुझाने वाले उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण देने की भी जरूरत है। करीब 2 साल पहले लंदन अग्निशमन विभाग के डिप्टी सहायक प्रमुख ने रेलवे के संचालन निर्देशक को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सबवे कर्मचारियों की सुरक्षा आदतों को लेकर चेतावनी दी थी। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं इस समस्या को लेकर काफी चिंतित हूं। कर्मचारियों को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि अगर स्टेशन के किसी हिस्से में आग लगने का संदेह भी हो तो फौरन अग्निशमन विभाग को खबर करना जरूरी है। आग लगने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मासूम यात्रियों की जान बचाने का यही एक तरीका है। सुरक्षा अधिकारी हायेस ने वह पत्र कभी नहीं देखा था क्योंकि वे सुरक्षा विभाग के अलग मंडल के कर्मचारी थे। लंदन अंडरग्राउंड ने भी कभी डिप्टी सहायक प्रमुख की चेतावनी को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों को पुनः परिभाषित नहीं किया था। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को यह नहीं पता था कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार शुरू करने वाले कंट्रोलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। न ही कोई कर्मचारी अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत था क्योंकि ये यंत्र और कंट्रोलर्स किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आते थे। हायेस पूरी तरह यह भूल चुके थे कि स्टेशन में आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करने का सिस्टम और अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। लंदन अंडरग्राउंड के कार्यक्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए जो अलिखित समझौते किए गए थे, उनसे हर कर्मचारी में अपने दायरे में सीमित रहकर काम करने की आदत विकसित हो गई थी, जिसके चलते अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ नया सीखने की उनकी सारी संभावनाएं भी धूमिल हो गई थीं। हायेस पानी की बौछार करने वाले कंट्रोलर पर बिना नजर डाले उसके पास से गुजर गए। उन्हें याद ही नहीं था कि यह कंट्रोलर यहां लगा हुआ है। जब वे मशीन रूम में पहुंचे तो आगे की तपिश से काफी दूर थे। अब आग इस हद तक फैल गई थी कि उस पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। वे वापस मुख्य हॉल की ओर दौड़े। टिकट मशीन पर यात्रियों की लाइन लगी हुई थी और सैकड़ों यात्री उस विशाल हॉल में इधर से उधर आ जा रहे थे। किसी को प्लेटफॉर्म पहुंचना था तो कोई अपनी यात्रा पूरी करके स्टेशन से बाहर निकल रहा था। तभी हायेस की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ी। हमें फौरन सभी ट्रेनों को रोककर सारे यात्रियों को स्टेशन से बाहर करना होगा, आग बेकाबू हो रही है, हायेस ने उस पुलिस वाले से कहा। जलते हुए रूमाल के बारे में पता चलने के करीब आधे घंटे बाद शाम को 7:42 पर किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहला अग्निशमन कर्मचारी पहुंचा। जैसे ही वह स्टेशन के टिकटिंग हॉल में पहुंचा, उसने स्टेशन की छत पर नजर आ रहे गहरे काले धुएं को देखा। आग एस्केलेटर में लगे रबर के हैंडलों तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे रबर जलने की असहनीय बदबू फैलनी शुरू हुई, टिकटिंग हॉल में मौजूद यात्रियों को एहसास हो गया कि कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भीड़ को चीरते हुए स्टेशन के अंदर घुसे, तब सारे यात्री स्टेशन से बाहर निकलने के लिए दरवाजों की ओर जाने लगे। नीचे आग तेजी से फैलती जा रही थी। अब पूरा एस्केलेटर आग की चपेट में आ चुका था। इस आग से गर्म गैस निकल रही थी जो एस्केलेटर के दूसरे सिरे पर जाकर सुरंग की उस छत पर रुक रही थी।
जिस पर पिछले कई सालों में पेंट की करीब 20 परतें पोती जा चुकी थीं। कुछ साल पहले लंदन अंडरग्राउंड के संचालन निर्देशक ने सुझाव दिया कि आग लगने की स्थिति में यह पेंट खतरनाक साबित हो सकता है। उनका सुझाव था कि इससे बचने के लिए पेंट की नई परत पोतने से पहले पुरानी परत को निकालकर साफ कर देना चाहिए। हालांकि स्टेशन पर कैसा पेंट होना चाहिए यह उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता था। यह काम तो रखरखाव विभाग का था, जिसके प्रमुख ने उनके सुझाव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और साथ ही यह भी जता दिया कि अगर वे दूसरे विभागों के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो उनके विभाग के काम में भी हस्तक्षेप किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संचालन निर्देशक ने अपना सुझाव वापस ले लिया। जैसे ही गर्म गैसें एस्केलेटर के एक सिरे की छत के आसपास जमा हुईं, तो छत पर लगी पेंट की सालों पुरानी परतें वह गर्मी अवशोषित करने लगी। जब भी कोई नई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती, ऑक्सीजन का एक नया झोंका उसके साथ अंदर आकर आग को और हवा दे देता। शाम 7:43 पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और उसमें से सेल्समैन मार्क सिल्वर उतरे। वे तुरंत समझ गए कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। स्टेशन के अंदर की हवा में भारीपन था और प्लेटफॉर्म यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वे जहां खड़े थे आग का धुआं वहां तक आ चुका था और धीरे धीरे ट्रेन के चारों ओर फैलने लगा था। वे वापस ट्रेन के अंदर जाने के लिए मुड़े, पर तब तक उसके दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने हड़बड़ाहट में आकर ट्रेन की खिड़कियों पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया कि शायद इससे किसी तरह दरवाजा खुल जाए, पर रेलवे की नीति के अनुसार एक बार दरवाजा बंद होने के बाद दोबारा तभी खुलता है जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म पर मार्क सिल्वर सहित ऐसे बहुत से यात्री थे जो वापस ट्रेन में जाना चाहते थे। वे ड्राइवर को चीखते हुए दोबारा दरवाजे खोलने को कह रहे थे। तभी ट्रेन का सिग्नल हरा हुआ और कुछ ही पलों ट्रेन वहां से रवाना हो गई। यह देखकर एक महिला यात्री इतने आवेश में आ गई कि पीछे पटरियों पर कूद पड़ी और दौड़ती हुई ट्रेन का पीछा करने लगी। वह ट्रेन की ओर देखकर चीख रही थी, मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे ले चलो। कोई और चारा न देख मार्क सिल्वर प्लेटफॉर्म से निकले और उस पुलिस वाले की ओर चल पड़े जो लोगों को पिकाडेली लाइन वाले एस्केलेटर के बजाय दूसरी ओर जाने का रास्ता दिखा रहा था। वहां घबराए हुए यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी जो बस किसी भी तरह ऊपर चढ़कर स्टेशन से बाहर निकल जाना चाहती थी। उन सबको धुएं की बदबू आ रही थी। स्टेशन के एक हिस्से में आग लगने और भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां का तापमान भी काफी बढ़ गया था। आखिरकार मार्क सिल्वर एक अन्य एस्केलेटर के नीचे पहुंच गए जिसे पहले ही बंद कर दिया गया था। जैसे ही वे टिकटिंग हॉल की ओर गए, उन्हें अपने पैरों पर इतनी गर्मी महसूस हुई कि लगा जैसे उनके पैर जल गए हों। उन्होंने गौर किया कि यह गर्मी दरअसल उस 15 फीट की दीवार की थी जिसके पीछे पिकाडेली लाइन का एस्केलेटर जल रहा था। उन्होंने बाद में बताया, मैंने ऊपर की ओर नजर डाली और पाया कि दीवार व छत बुरी तरह तप रहे थे। शाम 7:45 पर जैसे ही एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसके साथ आए ऑक्सीजन के झोंके ने एस्केलेटर की आग को और भड़का दिया। एस्केलेटर के ऊपर की छत के पास जमी गर्म गैसें नीचे जलती आग और छत के तपते हुए पेंट के कारण और गर्म होकर दहन तापमान तक पहुंच गई, जिसे विज्ञान की भाषा में फ्लैशओवर पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद एस्केलेटर का हर वह हिस्सा जो किसी ज्वलनशील चीज से निर्मित था, जैसे लकड़ी से बनी सीढ़ियां और उस पर लगा पेंट वगैरह, वह सब अचानक इतनी तेजी से जला कि वहां विस्फोट हो गया। यह विस्फोट बारूद से होने वाले एक मध्यम तीव्रता वाले विस्फोट के बराबर था। विस्फोट के कारण आग ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जिससे वहां का तापमान बहुत बढ़ गया। आग बढ़ते बढ़ते सुरंग से होते हुए टिकटिंग हॉल तक पहुंच चुकी थी, जिससे वहां की सारी चीजें जैसे धातु के पल्ले और जमीन पर जड़ी टाइल्स धू धू कर जलने लगे। मात्र आधे सेकंड में ही हॉल का तापमान भयंकर रूप से बढ़कर 150 डिग्री तक पहुंच गया। उस समय बगल के एक एस्केलेटर पर सवार एक पुलिस वाले ने बाद में बताया, आग की लपटें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और पल भर में हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय हॉल में करीब 50 यात्री मौजूद थे। इसके ठीक ऊपर स्टेशन के बाहर स्थित सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि सब्वे के मुख्य दरवाजे से आग की लपटें निकल रही हैं। उसने गौर किया कि एक व्यक्ति वहां से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहा है।
वह उस व्यक्ति की मदद करने दौड़ पड़ा। मैंने उसे वहां से निकालने के लिए जैसे ही उसके दाएं बाजू को पकड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ उसे छूने भर से जल गया हो। मुझे महसूस हुआ कि उसके बाजू की चमड़ी का एक हिस्सा भारी गर्मी के कारण मेरे हाथ में चिपक गया है। एक पुलिस वाला जो विस्फोट के ठीक पहले टिकटिंग हॉल में घुसा था, उसने बाद में अस्पताल में अपना इलाज कराते हुए बताया, मैंने देखा कि मैं अचानक आग की लपटों की चपेट में आ गया हूं। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे हाथों ने आग पकड़ ली और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। वह उन चुनिंदा लोगों में से था जो ऐन मौके पर उस हॉल से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। विस्फोट के कुछ ही पलों बाद अग्निशमन के दर्जनों ट्रक वहां पहुंच गए, पर अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में भी अग्निशमन कर्मचारी केवल अपने पाइप्स को सड़क किनारे लगे अपने विभाग के नलकों से ही जोड़ सकते थे, जबकि स्टेशन के अंदर कई भूमिगत नलके लगे हुए थे और उनसे पानी लेकर आग बुझाना आसान होता। हालांकि इसके लिए स्टेशन के अंदर के नक्शे की जरूरत थी, पर किसी भी सबवे कर्मचारी के पास उस समय वहां का नक्शा उपलब्ध नहीं था। दरअसल वह नक्शा स्टेशन ऑफिस में रखा हुआ था और फिलहाल किसी भी टिकटिंग एजेंट या मैनेजर के पास उस ऑफिस की चाबी नहीं थी। इन सब समस्याओं के कारण काफी देर हो गई और अग्निशमन कर्मचारियों को आग बुझाने में घंटों लग गए। आखिरकार उस जलते हुए रूमाल के नजर आने के करीब 6 घंटे बाद देर रात 1:56 पर आग पर काबू पा लिया गया। तब तक 31 लोगों की जान जा चुकी थी और दर्जनों घायल हो चुके थे। इस घटना में घायल एक 20 वर्षीय म्यूजिक टीचर ने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए गुस्से से पूछा, आखिर उन लोगों ने मुझे आग की ओर क्यों धकेल दिया? मुझे वहां आग की लपटें साफ नजर आ रही थीं, लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था जो हालात पर काबू पा सके। आखिर ऐसी भयंकर स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? इन सवालों का जवाब देने के लिए लंदन अंडरग्राउंड द्वारा कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए किए गए उन समझौतों पर गौर करना होगा जिनकी मदद से इस संस्था को संचालित किया जाता था। टिकटिंग क्लर्क्स को खास तौर पर यह चेतावनी दी गई थी कि उनका काम सिर्फ टिकट बेचना है। इसीलिए जब उन्हें स्टेशन पर जलता हुआ रूमाल नजर आया तो उन्होंने इस डर से किसी को चेतावनी नहीं दी कि कहीं इसे अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे विभागों के काम में दखल देने के रूप में न देखा जाए। स्टेशन के कर्मचारियों को कभी भी इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था कि आग लगने जैसी स्थिति में पानी की बौछार करने वाले कंट्रोलर या अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कैसे किया जाए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उपकरणों से संबंधित सारे कार्यों की जिम्मेदारी कई अलग अलग विभागों पर थी। इन स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी को लंदन फायर ब्रिगेड द्वारा भेजा गया वह पत्र कभी देखने को भी नहीं मिला, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि स्टेशन में आग लगने जैसी घटना कभी भी हो सकती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यह पत्र संचालन निर्देशक को भेजा गया था और लंदन सबवे का कोई भी विभाग इस तरह की सूचनाएं दूसरे विभाग के साथ साझा नहीं करता था। स्टेशन के कर्मचारियों को पहले से ही ये निर्देश थे कि अग्निशमन विभाग से सिर्फ उसी स्थिति में संपर्क किया जाना चाहिए जब कोई और विकल्प न बचा हो, ताकि बेवजह यात्रियों के बीच अफरा तफरी जैसी स्थिति न बने। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने भी टिकटिंग हॉल के उन पाइप्स का इस्तेमाल नहीं किया जिनसे पानी आसानी से छिड़का जा सकता था, बल्कि वे अपने विभाग के उन नलकों पर ही निर्भर रहे जो सड़क किनारे लगे होते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्हें पहले से ही ये निर्देश थे कि उन्हें दूसरी किसी भी संस्था द्वारा लगाए गए उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सारे अनौपचारिक नियमों ने संबंधित लोगों की मन स्थिति ऐसी बना दी थी जो आपातकालीन स्थिति में घातक साबित हुई। उदाहरण के लिए टिकटिंग क्लर्कों की आदत थी कि उन्हें बाकी हर चीज से ध्यान हटाकर, भले ही आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति बन रही हो, सिर्फ टिकट बेचने में अपना ध्यान केंद्रित करना है। यह आदत इसीलिए थी क्योंकि सालों पहले लंदन अंडरग्राउंड टिकट बेचने वाले कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। उस समय जो कर्मचारी टिकट बेचते थे वे अक्सर स्टेशन पर कचरा उठाने या यात्रियों को सही ट्रेन की जानकारी देने में व्यस्त हो जाते थे, जिसके चलते स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिए यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं। इसीलिए इन कर्मचारियों को ये निर्देश
दिए गए थे कि बाकी किसी भी काम की फिक्र करने के बजाय उन्हें सिर्फ टिकट बेचने हैं। इससे फायदा भी हुआ। टिकट लेने वाले यात्रियों की लंबी लाइनें लगनी बंद हो गई। इसीलिए अब अगर किसी टिकटिंग क्लर्क को अपने टिकट बूथ के बाहर कहीं कुछ ऐसा नजर आता जिससे निपटना उनकी जिम्मेदारी न हो तो वे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। और अग्निशमन विभाग की सिर्फ अपने ही उपकरणों को इस्तेमाल करने के प्रति जोर देने की आदत, उसके पीछे भी एक कारण था। दरअसल करीब 1 दशक पहले किसी और स्टेशन पर आग लगी थी। तब अग्निशमन कर्मचारियों ने अपने पाइप्स को किसी और के नलकों से जोड़ने में बहुत सा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन कर्मचारियों ने उस किस्म के नलके पहले कभी नहीं देखे थे और उनमें पाइप फिट करने का तरीका भी अलग था। इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर यह तय किया कि वे आग बुझाने के लिए उन्हीं चीजों और उपकरणों पर निर्भर रहेंगे जिनसे वे अच्छी तरह परिचित हों। इनमें से कोई भी रूटीन, तयशुदा आदतें विवेकपूर्ण ढंग से नहीं बना था। उन सबके पीछे कोई न कोई ठोस कारण था। लंदन अंडरग्राउंड का कार्यक्षेत्र इतना विशाल और जटिल था कि इसे सिर्फ तभी अच्छी तरह संचालित किया जा सकता था जब कार्यक्षेत्र में शांति कायम रखने वाले समझौते ऐसे हों जो किसी भी संभावित बाधा को रोक सकें। रॉड आइलैंड अस्पताल के विपरीत लंदन अंडरग्राउंड के सारे समझौते शक्ति संतुलन पर आधारित थे। इन समझौतों से किसी भी विभाग को किसी दूसरे विभाग से ज्यादा शक्तियां या अधिकार नहीं मिल रहे थे। इसके बावजूद स्टेशन पर हुए इस हादसे में 31 लोगों की जान चली गई। लंदन अंडरग्राउंड के सारे रूटीन, तयशुदा आदतें और कार्यक्षेत्र में शांति कायम करने के लिए हुए सारे समझौते तब तक बिल्कुल तार्किक लग रहे थे जब तक यह हादसा नहीं हुआ था। पर इस हादसे से एक भयानक सच्चाई सामने आई थी कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दरअसल किसी भी एक व्यक्ति, विभाग या सबवे के सबसे शक्तिशाली लोगों के किसी भी समूह पर थी ही नहीं। कभी कभी कोई एक प्राथमिकता, एक विभाग या एक व्यक्ति या एक उद्देश्य बाकी सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी जरूरी है। भले ही यह विकल्प सभी को पसंद ना आए या इससे शक्ति का वह संतुलन बिगड़ जाए जिसके चलते सारी ट्रेनें समय पर चलती हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने वाले समझौते ही ऐसे खतरे पैदा कर देते हैं जो किसी भी तरह की शांति को भंग कर सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।